आज की मूवी का नाम है टेल ऑफ टेल्स और इस मूवी में 3 अलग अलग कहानी दिखाई गई है। तो पहले कहानी में एक राजा और रानी को दिखाया जाता है। राजा अपने रानी से बहुत प्यार करते थे। वो हर टाइम कोशिश करते थे कि रानी खुश रहे, पर क्योंकि हजारों कोशिशों के बाद भी रानी माँ नहीं बन पाई थी, तो इसीलिए वो हमेशा सैड और परेशान रहा करती थी। इसके बाद एक दिन राजा महल में सर्कस के लोगों को बुलाते हैं ताकि वो लोग रानी को खुश कर पाए, पर उनके बीच में एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जिसको देखने के बाद रानी खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से उठ के अपने रूम में आके चीजें तोड़फोड़ करने लगती है। अब क्योंकि राजा रानी के दुख को समझते थे, तो इसीलिए वो रानी को शांत करवाते हैं और कहते हैं कि वो रानी की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। अब रात को राजा रानी से मिलने एक बूढ़ा आदमी आता है, जो कहता है कि बच्चा पाने के लिए वो उनकी मदद कर सकता है। वो उनसे पूछता है कि आप लोग इसके लिए कितना दूर तक जा सकते हो, जिसके जवाब में राजा का कहना होता है कि वो बच्चा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये दुनिया एक बैलेंस के साथ चलती है, किसी का जन्म होता है तो दूसरी तरफ किसी की मौत, तो इसीलिए अगर आप लोगों को बच्चा चाहिए तो आप दोनों में से किसी को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना होगा। अब ये सब बातें सुनने के बाद भी राजा रानी की खुशी के लिए राजी हो जाते हैं। एंड फिर वो बूढ़ा आदमी एक क्रीचर को मारने के लिए कहता है, जो उसी राज्य के समुद्र में रहता था। फिर उस क्रीचर के दिल को निकाल के एक ऐसे औरत को पकाने देना होगा जो वर्जिन हो, और फिर रानी को वो पकाया हुआ दिल खाना होगा, जिसके बाद वो तभी की तभी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब अगले दिन राजा उस क्रीचर को मारने समुद्र के अंदर चले जाते हैं, और फिर जब वो क्रीचर सो रहा होता है तब राजा उस पर हमला करके उसको मार डालते हैं। पर क्योंकि इस हमले में राजा को भी गहरी चोट आई हुई होती है, तो कुछ देर बाद राजा का भी मौत हो जाता है। इसके बाद उस क्रीचर के दिल को निकाला जाता है और फिर रानी आके उसको लेके जाती है। अब महल में उस दिल को पकाने के लिए एक ऐसे नौकरानी को दिया जाता है जो वर्जिन थी। उस दिल को पकाते टाइम वो औरत बेचैनी से फील करने लगती है और देखते ही देखते वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड इधर उस दिल को खाने के बाद रानी भी तभी की तभी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद रानी और वो औरत साथ ही में बच्चा जन्म देती है एंड दोनों बच्चे लड़के होते हैं। जहाँ रानी अपने बच्चे का नाम रखती है इलियस और वही वो औरत अपने बेटे का नाम रखती है जोना। अब कहानी 16 साल आगे चली जाती है, जहाँ दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश होती है। वो दोनों लड़के देखने में बाकी बच्चों से अलग थे। जैसे वो क्रीचर बिल्कुल सफेद था, वैसे ये दोनों लड़के की बॉडी और बाल भी पूरी सफेद होती है। इवन वो दोनों एक ही जैसे दिखते थे। इलियस और जोना बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन रानी को उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने इलियस को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि तुम एक राजकुमार होकर किसी नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती नहीं रख सकते हो, बट इलियस ने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। वो दोनों पानी के अंदर सांस ले पाते थे, तो इसीलिए वो दोनों पानी के अंदर जाके छिप जाते थे ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। इसके बाद रानी एक दिन उस औरत को बुला के धमकी भी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को इलियस से दूर नहीं रखा तो रानी उसको और उसके बेटे जोना को इस राज्य से निकाल देगी। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलना नहीं छोड़ते हैं। और फिर एक दिन तो हद हो जाती है जब जोना इलियस के कपड़े पहन के महल में घूम रहा होता है। रानी इलियस समझ के उसे पास बुलाती है, लेकिन बाद में जोना के बॉडी सेंस से वो सब कुछ समझ जाती है। और फिर जोना जब एक सीक्रेट पैसेज से महल के बाहर जा रहा होता है तो रानी उस पर हमला कर देती है। जोना किसी तरह वहाँ से बच के निकल तो जाता है, पर उसे समझ आ जाता है कि अब उसका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद अगले दिन जब इलियस जोना को जाते हुए देखता है तो वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जोना उसकी बात नहीं मानता। जाने से पहले वो एक पेड़ के जड़ को काटता है, जिसके बाद वहाँ से पानी निकलने लगता है। वो इलियस को कहता है कि जब तक ये पानी क्लियर रहेगी तब तक मैं ठीक रहूंगा, और जब ये पानी लाल हो जाएगी तो समझना कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। अब जोना को गए हुए काफी टाइम हो जाता है और इसी बीच इलियस भी पानी को चेक करता रहता है, लेकिन एक दिन जब वो पानी का कलर लाल देखता है तब वो अपनी माँ को बिना बताए जोना को ढूंढने निकल जाता है। अब बहुत ढूंढने के बाद जब उसे जोना का घर मिलता है तो घर के लोग इलियस को जोना समझ के खुश हो जाते हैं, और यहाँ इलियस को पता चलता है कि जोना 5 दिन से घर नहीं आया है, जंगल में जाने के बाद से। इधर दूसरी तरफ रानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब इलियस उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो उसी बूढ़े आदमी के पास चली जाती है और अपने बेटे को जोना से अलग करने की बात करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि इलियस वापस आए और अपने राज्य को संभाले। इधर वो बूढ़ा आदमी रानी को वार्न करता है कि वो दोनों इनसेपरेबल है, लेकिन अगर वो जबरदस्ती उन्हें अलग करना चाहेगी तो इसके लिए रानी को पे करना होगा।
मीनवाइल इधर हम जोना को देखते हैं जो एक केव के अंदर फंसा हुआ था। अब अचानक से एक क्रीचर उस पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जब इलियस दोस्त को ढूंढने जंगल में जाता है तो उसे जोना की चीखें सुनाई देती है। वो जोना को बचाने केव के अंदर आता है और उस मॉन्स्टर को तलवार से मार डालता है। दोस्तों एक्चुअली ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि रानी यानी कि इलियस की माँ होती है। वो उन दोनों को अलग करने के लिए जोना को मारना चाहती थी, लेकिन इधर इलियस बिना जाने अपने माँ को ही मार डालता है। इसके बाद जोना बच जाता है और फिर जोना को अपने फैमिली के साथ खुश देख के इलियस अपने घर लौट आता है और फिर उसे राजा बना दिया जाता है जैसे रानी चाहती थी। एंड इधर पहली कहानी खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी में हम एक शराबी राजा को देखते हैं जो हमेशा लड़कियों के बीच में रहना पसंद करता था। एक दिन राजा एक लड़की को गाना गाते हुए सुन लेता है। उस लड़की की आवाज इतनी मधुर होती है कि वो राजा पागल हो जाता है और उस लड़की को ढूंढते हुए उसके घर के सामने चला जाता है। लेकिन दोस्तों असल में इस घर में कोई लड़की नहीं बल्कि दो बूढ़ी बहनें रहा करती थी जिनका नाम होता है डोरा और ईमा। लेकिन उनकी आवाज इतनी प्यारी थी कि राजा को लगता है कि ये किसी लड़की का घर है। पहले तो राजा उनके घर में कीमती नेकलेस भेजते हैं एज अ गिफ्ट। फिर रात को उनके घर वो खुद चले जाते हैं उस लड़की को देखने के लिए, क्योंकि राजा को लग रहा था कि जिसका वॉइस इतनी सुंदर है वो देखने में और भी सुंदर होगी। अब राजा जब उस लड़की को बाहर आने के लिए कहते हैं तो डोरा उन्हें एक हफ्ते के बाद आने के लिए कहती है और बोलती है कि तब वो राजा को अपनी एक उंगली दिखाएगी। अब राजा को इधर लगता है कि शायद वो लड़की उनसे शर्मा रही है, तो इसीलिए वो डोरा की बात मान लेते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। दोस्तों डोरा बहुत चालाक और लालची थी। राजा के दिए गए कीमती नेकलेस को देखते हुए वो उनको सच बता नहीं पाती है। इसके बाद देखते ही देखते वो दिन आ जाता है। डोरा बहुत कोशिश करती है कि उसकी उंगली एक जवान लड़की की तरह दिखे, बट ऐसा होता नहीं है। फिर जब राजा उनके घर के बाहर आ जाता है तो डोरा ईमा की उंगली उनको दिखा देती है। अब नशे में राजा को कुछ होश ही नहीं होता है। उंगली देखने के बाद वो उनके घर के अंदर आना चाहता है, बट इधर डोरा को अच्छे से पता था कि अगर राजा को उनकी असलियत पता चल जाएगी तो उनकी मौत पक्की है। तो इसीलिए डोरा राजा के पास एक शर्त रखती है कि वो आधी रात को उनके महल में आएगी, लेकिन सारी लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। अब राजा एक्साइटमेंट में डोरा की इस बात को भी मान लेते हैं और फिर राजा के जाने के बाद ईमा डोरा की स्किन को ग्लू से टाइट कर देती है ताकि राजा को लगे कि डोरा एक यंग लड़की है। अब शर्त के अनुसार डोरा के वहाँ पे जाते ही महल की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। लेकिन सुबह को राजा जब डोरा की शक्ल देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनको घिन आने लगती है कि उन्होंने ऐसी बूढ़ी औरत के साथ अपना रात बिताया है। इसके बाद राजा गुस्से में पागल हो जाते हैं और अपनी कैसल से डोरा को नीचे फिकवा देते हैं, पर किस्मत से डोरा इधर बच जाती है। फिर जंगल में उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो उसकी मदद करती है और फिर डोरा को प्यार से अपनी गोदी में लेके उसे सुला देती है। अब कुछ देर बाद जब डोरा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक सुंदर यंग लड़की में बदल चुकी है जिसके लंबे सुनहरे बाल भी होते हैं। अब कहानी में अगले दिन राजा उस जंगल में शिकार करने जाते हैं जहाँ वो डोरा की खूबसूरती को देख के उसके प्यार में पागल हो जाते हैं और उसे महल लेके आते हैं रानी बनाने के लिए। इसके बाद शादी में डोरा ईमा को बुलाती है और साथ में पार्टी में पहनने के लिए कीमती ड्रेस भी भेजती है। जब ईमा महल में आती है तब वो डोरा को बिल्कुल पहचान नहीं पाती, लेकिन जब डोरा ईमा को पूरी कहानी बताती है तब ईमा बोलने लगती है कि उसे भी अब एक यंग लड़की बनना है और वो डोरा से पूछने लगती है कि वो यंग लड़की कैसे बन गई। एक्चुअली दोस्तों इधर डोरा को याद ही नहीं होता है कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ था, तो इसीलिए वो ईमा को कुछ भी नहीं बता पाती। अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद ईमा अपनी बहन को छोड़ के महल से जाने के लिए तैयार नहीं होती। डोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों अब बहन नहीं लगते, तो इसीलिए अगर ईमा महल में रहती है तो शायद सबको डोरा की सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन ईमा इधर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो बार बार बोलने लगती है कि उसे भी डोरा जैसे बनना है। अब ईमा के बातों से परेशान आकर डोरा कह देती है कि उसने अपनी स्किन चेंज करवा लिया है और फिर ईमा को महल से भगा देती है। इसके बाद ईमा एक आदमी के पास जाती है और अपनी कीमती ड्रेस और नेकलेस देके उसके स्किन को चेंज कर देने के लिए कहती है। कीमती चीजों को देखते हुए वो आदमी मना नहीं करता है और ईमा को लेके जंगल में चला जाता है। फिर उसे एक पेड़ के साथ बांध के उसकी चमड़ियों को निकाल देता है। दोस्तों इधर ईमा को लगा था कि ऐसे करने से वो यंग और ब्यूटीफुल बन जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। मीनवाइल इधर डोरा के ऊपर किए गए मैजिक भी खत्म होने लगता है। उसकी स्किन पहले जैसी होने लगती है और वो अपनी असली रूप में आने लगती है। अब ये चीज जब डोरा खुद नोटिस करती है तो वो राजा को छोड़ के महल के बाहर आ जाती है और धीरे धीरे फिर से एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और ये दूसरी कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।
अब तीसरे कहानी में भी एक राजा को दिखाया जाता है जो काफी अजीब था। उनकी रानी बहुत पहले मर चुकी थी, पर राजा की एक बेटी होती है जिसका नाम है वायलेट। अब एक दिन राजा जब वायलेट के कंपोज किए हुए गाने सुन रहे होते हैं तो एक फ्ली आके उनको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। गाना खत्म होते ही राजा उस फ्ली को अपने रूम में लेके आते हैं और अपना खून पिलाते हैं और फिर उसको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब देखते ही देखते राजा उस फ्ली को लेके इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनका कहीं और ध्यान ही नहीं होता। वो रोज उस फ्ली को अपना खून पिलाते थे और खाना खिलाते थे एंड फिर देखते ही देखते टाइम के साथ वो फ्ली काफी बड़ा हो जाता है। इधर वायलेट भी शादी की उम्र की हो चुकी थी। वो चाहती थी कि राजा उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ के उसकी शादी करवा दे, पर राजा को अपनी बेटी की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो बस पूरे दिन उस फ्ली के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन एक दिन उस फ्ली का डेथ हो जाता है, जिसके बाद राजा उस फ्ली के स्किन को निकाल लेते हैं और फिर वायलेट के पास जाके कहते हैं कि अब तुम्हारे लाइफ पार्टनर चूज करने का टाइम आ गया है। वायलेट अपने पिता के बातों से बहुत खुश तो होती है, पर परेशान भी होती है ये सोच के कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। एक्चुअली राजा एक कंपटीशन करवाते हैं जहां वो शर्त रखते हैं कि जो आदमी ये स्किन देख के बता पाएगा कि ये कौन से जीव का है, वो उसके साथ वायलेट की शादी करवा देंगे। अब कंपटीशन के दिन अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी सही गेस नहीं कर पाता। इसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसको देख के वायलेट तो डर ही जाती है। वो आदमी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। जब राजा उसे अलाउ करते हैं तो वो आदमी स्किन को सूंघ के बता देता है कि ये फ्ली का स्किन है। अब सही जवाब देने पर राजा और वायलेट शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली राजा को इधर लगा ही नहीं था कि वो आदमी सही जवाब दे देगा। अब क्योंकि राजा ने जबान दिया होता है तो ना चाहते हुए भी वो वायलेट को उस आदमी के साथ भेज देते हैं। इसके बाद वो आदमी वायलेट को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ उसके घर लेके जाता है। अब कई सारे दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर वायलेट की हालत वैसा का वैसा ही होता है। वो बस हर टाइम रोते रहती थी। पर एक दिन जब वो आदमी शिकार के लिए बाहर गया होता है तो वायलेट दूसरे पहाड़ पे एक औरत को देखती है और उसे मदद मांगती है यहाँ से निकालने के लिए। वो बताती है कि वो एक प्रिंसेस है, पर एक आदमी जबरदस्ती यहाँ पर उसको बंद करके रखा है। अब क्योंकि वायलेट और उस औरत के बीच में गहरी खाई होती है तो वो औरत उसकी मदद नहीं कर पाती, लेकिन वो अपने लड़के को लेके आती है वायलेट की मदद करने के लिए। वो लोग एक रस्सी के सहारे वायलेट को बचाने की कोशिश करते हैं, बट तभी वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पे वो लोग रस्सी काट देते हैं और वो आदमी नीचे खाई में गिर जाता है। अब वायलेट को लगता है कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब रास्ते में वो आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है और वायलेट को छोड़ के सबको मार डालता है। अब उस आदमी को इतने गुस्से में देख के वायलेट उसे हक कर लेती है, लेकिन जब वो आदमी शांत हो जाता है तब वायलेट पीछे से उस आदमी का गला काट के उसे मार डालती है। इसके बाद वो उस आदमी के सर को काट के महल में लेके जाती है और राजा को दिखाती है। इधर राजा ऑलरेडी बहुत बीमार हो चुके थे अपनी बेटी के गम में, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी वजह से वायलेट की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब मूवी के लास्ट में वायलेट के साहस को देखते हुए राजा उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं और फिर वायलेट को अपनी गद्दी देके उसको रानी बना देते हैं एंड ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।